नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम में। इस सप्ताह विशेष में हर सप्ताह खास कार्यक्रमों की श्रृंखला लेके आते हैं हम खास आपके लिए। राज्य सरकार अब अपनी विरासत को संरक्षित करने की ओर कदम बढ़ाती नजर आ रही है। शेखावटी की प्रसिद्ध हवेलियों के लिए अब राज्य सरकार न केवल संकल्पित है बल्कि 662 हवेलियों को अब संरक्षित और संवर्धित किया जाएगा। आइए लेके चलते हैं हम आपको शेखावटी की इन प्रसिद्ध हवेलियों में। शेखावाटी की हेरिटेज हवेलियों में कला, संस्कृति, पौराणिक कथाओं और दैनिक जीवन से जुड़ी शैली का अनूठा संगम देखने को मिलता है। इसी कड़ी में सीकर के रामगढ़, शेखावाटी, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ की हवेलियों पर की गई नक्काशी सहित यहाँ की पौराणिक कथाओं के भित्ति चित्र भव्यता के रूप में अनूठे माने जाते हैं। इन हेरिटेज हवेलियों के जीर्णोद्धार को लेकर शेखावाटी की करीब 662 हेरिटेज हवेलियों का राज्य सरकार जीर्णोद्धार करवाएगी, जिससे शेखावाटी की ऐतिहासिक धरोहर का विकास होगा। शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं, जिनकी पहचान राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत में इसकी अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ के जो हवेलियों के भित्ति चित्र हैं और उसको विदेशी पर्यटक भी उनको देखने के लिए आते हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा भी इस संबंध में मीटिंग्स का आयोजन किया गया और शेखावाटी की हवेलियों को किस तरह से संरक्षित करना और उनकी एक कार्य योजना बना के संबंध में भी इस मीटिंग का आयोजन हुआ है। और उनका विजिट भी रामगढ़ शेखावाटी में उन्होंने विजिट भी किया है और मीटिंग्स भी इस संबंध में ली है। निश्चित रूप से हमने जो हवेलियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये निर्देशानुसार हमने 268 हवेलियाँ हम वो सीकर जिले में हमने चिन्हित की है। हमारी जो पुरातन यहाँ की शेखावाटी की विशेष तौर से संस्कृति और कला जो है वो है, और मंडावा को तो ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं हमारे यहाँ। चूरू, झुंझुनू, सीकर, फिर तीनों ज़िलों में ख़ास तौर से मंडावा, बिसाऊ और फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, सीकर भी, इनमें इतनी हवेलियाँ और इतने महल। महणसर में एक कमरा है, उसको तो सोने की दुकान कहते हैं, नाम तो उसका सोने की साड़ है, लेकिन लोग उसको सोने की दुकान भी कहते हैं। यहाँ का कोई मुकाबला नहीं है और इनको देखने के लिए इतने विदेशी पर्यटक और देशी पर्यटक आते हैं। अगर इनको नहीं रोका गया, इनका संरक्षण नहीं किया गया, इनको बेचने, नष्ट करने से रोकना बहुत ज़रूरी है। यदि नहीं हुआ तो यहाँ पर्यटक क्या देखने आएंगे। सरकार के इस निर्णय से शेखावाटी के लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है और आमजन को उम्मीद है कि इससे शेखावाटी की ऐतिहासिक धरोहर को बचाया जा सकेगा। इसको लेकर लोगों ने सरकार के हेरिटेज हवेलियों को लेकर लिए गए निर्णय की सराहना की है। शेखावाटी की जो हवेलियाँ हैं, उन हवेलियों के अंदर उनको चित्रों को चित्राम बोलते हैं जनभाषा के अंदर, और उसको जो चित्र बनाने होते थे उनको चितेरे बोलते हैं। वो उनको केमिस्ट्री का बहुत अच्छा ज्ञान था। केमिस्ट्री जानते हैं, रसायन शास्त्र, यानी रंग के अंदर क्या चीज़ डालते हैं। जैसे आप देखिए, एक बिहारी का दौर है, मेरी भवबाधा रो राधा नागरिक हो, जा तन की जाई परे श्याम हरिद्युति हो। तो देखिए, ये हरे रंग के अंदर थोड़ा पीला रंग डाल देते थे तो उसके अंदर और निखार आता था। तो इस तरह से जैसे भगवान कृष्ण थोड़े सांवले रंग के थे और राधा गौरवर्ण की थी, तो राधा गौरवर्ण को देखते ही श्री कृष्ण जी हरित हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। तो उसी तरह से रंगों का मिश्रण करके उचित तरह करते। सीकर में हर साल लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक शेखावाटी की धरती पर घूमने आते हैं। अब इन हवेलियों के संरक्षण से न केवल शेखावाटी के लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। छात्र छात्राएं अब खेजड़ली बलिदान की कहानी को अपनी किताबों में पढ़ सकेंगे। जी हां, एनसीईआरटी द्वारा ये एक अभिनव पहल की गई है, जिसके अंतर्गत अब खेजड़ली बलिदान की कहानी को बच्चों की किताबों में शामिल किया जाएगा। आइए दिखाते हैं इस अभिनव पहल पे हमारी ये खास रिपोर्ट। राज्य सरकार के प्रयासों और केंद्रीय स्तर पर की गई विशेष पहल के चलते एनसीईआरटी के कक्षा 3, 4 और 5 के पाठ्यक्रम में खेजड़ली बलिदान को शामिल कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में इन पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया। इस निर्णय को लेकर विश्नोई समाज में खुशी की लहर है। विश्नोई समाज जो सदियों से पर्यावरण संरक्षण, जीव रक्षा और वन्य जीवन के सम्मान को अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन का हिस्सा मानता है। अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर इंदिरा विश्नोई ने बताया कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक समर्पित टीम ने सहज, बोधगम्य और प्रेरणादायी सामग्री तैयार की है। जामभाणी साहित्य अकादमी की भी उल्लेखनीय भूमिका रही है। हमारे आने वाली जो बच्चों की पीढ़ी है, उनको अगर इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो आगे इसका बहुत अच्छा पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रचार प्रसार होगा। बच्चों को इस खेजड़ली बलिदान से वृक्षों की महत्ता का बहुत अधिक पता चलेगा। सन 1730 में जो खेजड़ली का महान बलिदान हुआ था, उसका पाठ इस सिलेबस में लगा है। तो जो बच्चे पढ़ेंगे, छोटे छोटे बच्चों के अंतर्मन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, और वही बच्चे आगे पढ़ करके बड़े बनेंगे, जिला अधिकारी बनेंगे, बड़ी बड़ी सर्विस में जाएंगे, तो अपने पूरे जिले की, अपने देश की, अपनी बागडोर संभालेंगे। तो यहीं से उनको मिले हुए संस्कार आगे जा करके काम करेंगे। भारत सरकार के जो मंत्री है स्किल के और एजुकेशन के राज्य मंत्री, वो जब आए तो उनका प्रवास मुकाम में रहा। तो मुकाम में सब लोगों ने बैठ के हम लोगों ने ये मांग रखी कि एनसीईआरटी के अंदर गुरु जम्बेश्वर भगवान की शिक्षाओं का और पर्यावरण के लिए जो इकोलॉजिक मूवमेंट ऑफ विश्नोइज्म है, इसको समावेश किया जाए। तो उन्होंने उस बात को बहुत गंभीरता से लिया। ये शिक्षा नीति में आने की वजह से ये प्रत्येक 125 करोड़ जो एक अपने देश की जनता का जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर ये दिल और दिमाग में बैठ जाएगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की अहम भूमिका रही, जिन्होंने अपने हालिया दौरे के दौरान समाजजनों की मांग को गंभीरता से लिया और एनसीईआरटी निदेशक से बात कर इसे क्रियान्वित करवाया। विद्यार्थियों ने इसको एक अच्छी पहल बताते हुए कहा कि इससे देश भर की युवा पीढ़ी को राजस्थान में सदियों से पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए गए कार्यों की जानकारी मिलेगी। उससे हमें यह ज्ञात होगा और राष्ट्रीय स्तर पर सबको मालूम होगा कि अमृता देवी कौन थी और उन्होंने पेड़ के लिए बलिदान क्यों दिया। तो वो देख के हमें आज यह देखने को मिलेगा कि हम मतलब एकजुट पेड़ों के लिए रक्षा करें और विश्नोई समाज भी एकत्रित हो। इसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम जैसे कि बच्चे पढ़ेंगे तो इसके बारे में पता चलेगा बच्चों को, और वो फिर आगे भी वो रूल कर पाएंगे मतलब वर्ल्ड में। जैसे कि ना अगर पेड़ बचाएंगे तभी तो ऐसे ऑक्सीजन और क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। बच्चे सीखेंगे कि पर्यावरण से क्या लाभ होगा इन पेड़ पौधों से। वो अपने परिवार वालों को भी बताएंगे कि इनसे बहुत फ़ायदा होता है, हमें इनसे ही ऑक्सीजन मिलती है। और कोरोना काल में भी ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत पड़ी, तो पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन मिली थी। इस ऐतिहासिक कदम से न केवल विश्नोई समाज की वैचारिक और धार्मिक परंपराओं को मान्यता मिली है, बल्कि भारत में पर्यावरण शिक्षा को लेकर नई दृष्टि और समझ विकसित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। देश में रेल के विकास के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब थार के रेगिस्तान का जुड़ाव रेल मार्ग के माध्यम से गुजरात और दक्षिण भारत तक किया जाएगा। जैसलमेर भाबर रेल लाइन प्रोजेक्ट को रेल मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में क्या खास है इस रेल प्रोजेक्ट में। राजस्थान में बिछेगी 380 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन। डीपीआर और सर्वे के लिए 10 करोड़ की राशि स्वीकृत। जैसलमेर बाड़मेर सांचौर भाबर रेल मार्ग क्षेत्रवासियों की मांग। रेल मंत्री वैष्णव ने मांग को गंभीरता से लेते हुए परियोजना को दी स्वीकृति। परियोजना से राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत। राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को मिलेगी मजबूती। राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर सांचौर भाबर रेल परियोजना के लिए केंद्र सरकार की ओर से 380 किलोमीटर लंबे रूट की डीपीआर और सर्वे के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जताई है और इस अहम स्वीकृति के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है।
ये परियोजना लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग रही है। रेल मंत्री वैष्णव ने मांग को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए थे। 9.5 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा हुई है। सर्वे का काम शुरू हो गया है और इसकी सर्वे जो फिजिबिलिटी सर्वे है वो काम अभी टेंडर हो गया, चल रहा है और आने वाले समय में नेक्स्ट बजट के अंदर इसकी बजट घोषणा होने की भी पूरी संभावना है और आशा करते हैं कि वर्षों पुराना मुद्दा है, उसके ऊपर अपने को सफलता मिलेगी। रेलवे द्वारा सर्वे के लिए स्वीकृति देने से ये ऐतिहासिक कदम राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति देगा। जैसलमेर भाबर रेल लाइन भारत के पश्चिमी सीमावर्ती इलाके को देश के औद्योगिक, व्यापारिक और सामरिक केंद्रों से भी जोड़ेगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को और मजबूती मिलेगी। बहुत बड़ा काम है कि रामगढ़ तक जुड़ना मेरे लिए भी बहुत बड़ी खुशी है कि वहां से जैसलमेर तक तो 950 करोड़ रुपए का सर्वे का काम हो रहा है, लेकिन साथ में 50 लाख का मेरे सोनू से होते हुए रामगढ़ तक जुड़ा है, इसलिए मेरे इस पूरे सेक्टर को भी बहुत बड़ी खुशी आज हो रही है। ये भारतीय सेना के लिए भी सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही मजबूती होगी। बड़ी संख्या में जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर क्षेत्र के लोग देश भर में व्यवसाय कर रहे हैं। उनके लिए ये रेल लाइन वरदान साबित होगी। साथ ही राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय के लिए भी ये रेल लाइन वरदान साबित होने जा रही है, क्योंकि जैसलमेर भाबर लाइन के माध्यम से गुजरात के रास्ते दक्षिण भारत से भी जुड़ जाएगा। जैसलमेर भाबर ये हमारे शहर की बहुत बड़ी मांग थी और इसके ऊपर स्वीकृति मिलना मतलब जैसलमेर के लिए ये बहुत अच्छा काम होने वाला है। तो जैसलमेर से भाबर जब ये रेलवे लाइन शुरू हो जाएगी तो ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही सुलभ और हमारे लिए बहुत ही अच्छा ये रोजगार का माध्यम उपलब्ध हो जाएगा। इससे इस परियोजना से किसानों को अपनी फसल को बड़ी मंडियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों, व्यापारियों व उद्यमियों के लिए ये परियोजना रोजगार, शिक्षा व व्यापार के नए द्वार खोलेगी। जैसलमेर से डीडी न्यूज के लिए श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। बाड़मेर के एक स्वयं सहायता समूह द्वारा अभिनव पहल की गई है। इस पहल के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह द्वारा बाजरे के बिस्किट्स बनाए जा रहे हैं। इन बिस्किट्स की मांग न केवल राजस्थान बल्कि देश भर अपितु पूरे विश्व भर में है। आइए लेके चलते हैं हम आपको बाड़मेर, जहां के बाजरे के यानी मिलेट्स बिस्किट विश्व प्रसिद्ध हो रहे हैं। बाड़मेर की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर प्रयास किया जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आमतौर पर यहाँ की महिलाएं अपने हस्तशिल्प कौशल को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। ऐसे में स्थायी रोजगार के लिए आदर्श ढूंढा की रहने वाली महिलाओं ने अभिनव पहल करते हुए जीजीबाई स्वयं सहायता समूह गठन के साथ बाजरे के बिस्किट्स बनाने का कार्य प्रारंभ किया। इस स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला धूरी देवी के मुताबिक उनके उत्पादकों की बिक्री से उनको सालाना करीब 3 लाख से अधिक की आय हो रही है। इस मिक्सर में हम पीसते आटा गूंथते हैं, उसके बाद में इससे टेबल पर हम लपेटते हैं आटा को, फिर कटर है हमारे पास में तो उसमें हम कटिंग करके फिर बाद में वो ओवन है उसमें हम सेकते फिर बाहर निकालते हैं। 3-4 घंटा तक तो हम ठंडा होने के लिए रखते हैं, फिर बाद में पैकेजिंग करते हैं। जीजीबाई स्वयं सहायता समूह के उत्पादकों की दिल्ली में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक, जयगढ़ फेस्टिवल और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में काफी प्रशंसा हुई। वहीं लोगों ने उनके बनाए उत्पादों को खूब पसंद किया। आपको बता दें कि इनकी ओर से तैयार किए गए बाजरे के बिस्किट्स लंदन तक प्रसिद्ध हो चुके हैं। बाड़मेर में भी हर जगह स्टॉल लगाते हैं, जयपुर में, राइजिंग राजस्थान में भी हमारी स्टॉल लगी थी, दिल्ली में भी जो इंडिया एनर्जी का प्रोग्राम था वहाँ पर भी हमारी स्टॉल लगी थी। बाहर के जो देश विदेश के लोग आते हैं उनसे भी हमारी मुलाकात होती है। मांग भी बहुत रहती है, लेकिन जब भी ऑर्डर आता है तब भी बनाते हैं। इधर उधर जो भी आसपास में ऑर्डर होते हैं या कहीं भी जो स्टॉल लगाते हैं, ये मेले लगते हैं ना, वहाँ पर भी स्टॉल लगाते हैं। समूह बनाया और समूह बनाने के बाद में 10 महिला मिलकर समूह बनाया और जीजीबाई नाम रख दिया। 3 लाख तक हो गई 1 साल से। ये महिलाएं मिलेट्स, कुकीज, बाजरे के बिस्किट्स से मिली पहचान और आर्थिक संबल मिलने से बेहद खुश हैं।
और ये स्वयं सहायता समूह दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। डीडवाना कुचामन की सुदर्शन ग्राम पंचायत में अनेक प्रकार के आधुनिक नवाचार किए जा रहे हैं। जहां एक और ग्राम पंचायत में सीमेंटेड रोड बनाई गई है, तो वहीं वहां के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको सुदर्शन पर आधारित हमारी ये खास स्टोरी। डीडवाना कुचामन जिले की सुदर्शन ग्राम पंचायत को स्मार्ट और हाईटेक पंचायत के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ पूरे गांव में सीमेंटेड सड़कें बनाई गई हैं, वहीं गलियों और रास्तों पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं। आपको बता दें कि गांव की सुरक्षा के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों का कंट्रोल रूम ग्राम पंचायत कार्यालय में बनाया गया है। 5 साल में कैमरा लगवा दिया और ब्लॉक लगवा दिया और लाइटें लगवा दी और सफाई के लिए टैंक लगवा दिया और बड़ी लाइट लगवा दी मेन स्टैंड पर और काम करवाता रहता। और बहुत बड़ा ये जो कचरे का काम है, सबसे बड़ा काम है। गंदगी नहीं होती है और नहीं होती है। कैमरा लगेगा, ये अपराध उससे कम होता है और आने वाले टाइम में अपराध और कम हो जाएगा। दरअसल ग्राम पंचायत सुदर्शन डीडवाना और सीकर जिले की सीमा पर बसा अंतिम गांव है और यह स्टेट हाईवे से भी जुड़ा है। ग्रामवासियों का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन में सहभागी बनते हुए पंचायत ने कचरा संग्रहण के लिए घर घर वाहन सुविधा शुरू करने से सफाई व्यवस्था को मजबूती मिली है। सफाई के लिए ऑटो टिपर की व्यवस्था की गई है, जहां गंदगी नहीं फैले। ऑटो टिपर गली गली में घूमकर कचरा उठाएगा। बस स्टैंड पे बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, पीने पानी के लिए प्याऊ बनाई गई है। रोड पर दोनों तरफ 2 किलोमीटर तक तकरीबन हाईवे रोड, गांव की गलियों में मस्जिद, मंदिर, तमाम जगह पर कैंसर, सुदर्शन में तमाम जगह लाइट का साधन अपनाया और उस लाइट को जो भी जनता ने सोचा था उस कार्य को पूरा बेखूबी से इंतजाम किया और वो आज लाइट जगमगा रही है। तो रात को अगर आप इस पंचायत में एंटर होगे तो आपको दूध या रोशनी से जगमगाई हुई पंचायत इकलौती पंचायत है नागौर और सीकर डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें हाई मास्क लाइट है स्टैंड पे। इन सब के साथ सरकारी योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के शमशान बस स्टैंड पर बैठने की सुविधा में ढांचागत सुधार के साथ साथ कई विकास कार्य किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। फलों का राजा कहे जाने वाला आम आखिर किसकी पसंद नहीं है, परंतु क्या आप जानते हैं सांचौर के किसान बागवानी के माध्यम से आम की कई किस्म उगा रहे हैं और न केवल प्रगति कर रहे हैं अपितु एक अच्छी आय भी कमा रहे हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको सांचौर के किसानों पर आधारित ये खास कहानी। सांचौर के किसानों की ओर से रेतीले धौरों में बागवानी खेती की जा रही है। यहाँ के किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक तकनीक अपनाकर फलदार आम के पौधे लगाए हैं। वहीं किसानों ने कृषि अधिकारियों की सलाह से बागवानी खेती भी शुरू की है। यहाँ के किसानों ने बताया कि इन पौधों के लिए केमिकल दवाओं का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि गाय के गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है। 7 साल से ये आंवला की खेती कर रहा हूँ। पहले मैं जीरे की खेती, बाजरे की जो भी अपने यहाँ होती थी पश्चिमी राजस्थान में, नहर आने के बाद में वो खेती करता। उसमें मेरे को मतलब मुनाफा कम दिख रहा था। उसके बाद में 2017 से मैं बागवानी की खेती कर रहा हूँ। पहले पपीते की भी, अब ये आंबे की खेती और अभी वर्तमान में 1000 पौधे पपीते के भी मैं लाया हूँ। पेड़ लगाए हैं, इसमें आम भी ज़्यादा निकलते हैं और ख़रीदने भी पब्लिक बाहर से भी आती है। इधर बाज़ार में बेचने जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाहर से आते हैं लेके जाते हैं। इसमें मुनाफा भी ज़्यादा है और मेहनत भी कम है। किसानों को बागवानी खेती में फायदा मिल रहा है। किसानों ने अब केसर, दशहरी, सुदूरी आम के पौधे लगाकर बागवानी शुरू की है। किसान ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपनाकर खेती कर रहे हैं, जिससे पानी की बचत भी हो रही है। साथ ही साथ खरपतवार कम और आम के पौधों की वृद्धि भी अच्छी होती है।
हमारे खेत में जो बागवानी खेती की आम के पौधे लगाए हैं ये 7-8 साल हो गए और अब पिछले 2 साल से हमारे को काफ़ी आमदनी हो रही है। और सीजन के अनुसार हम पिछले कई सालों से बाजरे की और शीत ऋतु में अपने जीरे वगैरह अन्य फसलों की हम बुआई करते थे, लेकिन उनमें इतनी हमें आमदनी नहीं होती थी जितनी बागवानी में हो रही है। आम में हमें इतना बेनिफिट हुआ कि खर्चा बहुत लगाने पे एक बार खर्चा आता है और फिर हमने 3 साल इनको बड़ा किया। ये आम बड़े होने के बाद में अच्छी बहुत पैदावार देने लगे हैं और इसमें आलतू फालतू कोई खर्च भी नहीं है। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ जो डालते हैं तो गोबर की खाद डालते हैं और 100% ये आम नेचुरल है और बिल्कुल 0% केमिकल है। और ये जब हम बेचते हैं ना तो ये आम है ना, ये पूरे ऊपर से नीचे गिरते हैं, वही बेचते हैं। ये ऊपर से तोड़ के हम हरे आम आज तक हमने नहीं बेचे। और बाकी चीज़ों में भी बेनिफिट हुआ है। हमने आम के साथ में हमने इसमें वैरायटी लगाई, एक तो है वो केसर और एक है सिंदूरी और एक दशहरी है। और हमारे यहाँ पे हमने चीकू भी लगाया है, उसमें भी अच्छे आ रहे हैं और संतरा भी लगाए, अच्छे आए हैं। आम की खेती न केवल कम लागत में होती है बल्कि इससे अच्छी आमदनी भी प्राप्त की जा सकती है। सांचौर के ग्रामीण क्षेत्र के कई किसान अब पारंपरिक फसलों की बजाय आम की बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, सांचौर। सीकर के किसान न केवल अपनी खेती के माध्यम से प्रगति कर रहे हैं अपितु अपनी खेती में नए प्रकार के नवाचारों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉली हाउस के नवाचार के माध्यम से न केवल किसानों की आय में वृद्धि हुई है अपितु उत्पादकता भी बढ़ी है। आइए लेके चलते हैं सीकर के किसानों पे हमारी इस खास स्टोरी में। धोरों की धरती राजस्थान में शेखावटी के सीकर जिले में किसान कृषि के क्षेत्र में पारंपरिक खेती की बजाय नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी आय को बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ किसान अपने खेत में पॉली हाउस और ड्रिप सिस्टम लगाकर खीरे, टमाटर, मिर्ची सहित कई सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे उनको काफी मुनाफा मिल रहा है। वहीं पॉली हाउस की तकनीकी को स्थापित करने के लिए सरकार किसानों को अनुदान प्रदान कर रही है। किसान फार्म पॉन्ड बनाकर ड्रिप सिस्टम से सिंचाई करते हैं, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। बहुत ही अच्छा विजन है मोदी जी का, जिसकी वजह से किसान आज जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उन टेक्नोलॉजी को किसान अपना रहा है और अच्छा आगे प्रोग्रेस कर रहा है। सीकर जिले से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित खूड़ कस्बा, जिसके अंदर किसानों ने काफ़ी आगे प्रोग्रेसिव किसान हैं, काफ़ी उन्नति कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि एक पॉली हाउस में 3 फसलों की पैदावार करते हैं और प्रत्येक पॉली हाउस में एक फसल में करीबन 4 लाख रुपए का मुनाफा होता है। किसानों का कहना है कि पॉली हाउस से फसल के अनुसार तापमान भी संतुलित रहता है और ड्रिप सिस्टम से पानी भी कम लगता है। हमारे 4 पॉली हाउस है। बेनिफिट नहीं करता, 4 या 5 लाख रुपए बेनिफिट मतलब एक फसल में बच जाते हैं। हमारे बाहर में बाजरा भी है, गुआर भी है, आम भी है, चीकू भी है। बहुत बढ़िया है, ये काम तो करें तो बहुत अच्छा है। जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ये जो ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, ये पॉली हाउस लगा रखा है, उसमें किसानों को बहुत फ़ायदा है और सभी किसान इसे योजना बना के चले। और उसका जो पानी की भी बचत होती है, वो ऊपर से पानी बरसात का होता है, उसको पौंड में इकट्ठा किया जाए और उसी से पानी रिटर्न दिया जाए उसको। इस प्रकार किसान नई टेक्नोलॉजी के उपयोग से साल भर में अलग अलग फसल उगा रहे हैं। साथ ही इससे सब्जियों की उपज को भी बढ़ावा मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज राजस्थान, जयपुर। इस सप्ताह पावन सावन मास की शुरुआत हुई। सावन मास के शुरू होते ही न केवल शिव आराधना की शुरुआत हो जाती है अपितु साथ ही साथ में देश भर में कावड़ यात्राओं का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। तो आइए दिखाते हैं हम आपको सावन और कावड़ यात्राओं पे हमारी ये खास रिपोर्ट। ना ही सिर्फ जल लाने की परंपरा, यह है एक जज्बा जो शिव तक पहुंचाता है, हर कदम, हर सांस, हर तपस्या के साथ। कहते हैं कि सतयुग में रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल से उनका अभिषेक किया था। तभी से शुरू हुई ये परंपरा, पवित्र गंगा जल को लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा।
आज लाखों शिव भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, गौमुख जैसे तीर्थों से गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों के शिवालयों में चढ़ाते हैं। हजारों की संख्या में कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, बस एक ही मंत्र के साथ, बोल बम, हर हर महादेव। तेज धूप हो या बारिश, कंधे पर झूलती कांवड़, मन में शिव का नाम और हर पग पर त्याग का संकल्प। न कोई जूता, न आराम, सिर्फ एक आस्था जो हर थकान को हर लेती है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं इस कांवड़ यात्रा में। वर्ष 2024 में 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए शामिल हुए। 278 विश्राम शिविर लगाए गए, 25,000 पुलिस कर्मी तैनात हुए, 1200 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की गई, 200 से अधिक मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात रहीं, 400 किलोमीटर से ज्यादा कांवड़ पथ सुरक्षित किया गया और तो और 10,000 से अधिक सफाई कर्मी हर दिन सेवा में लगे रहे। सरकार, प्रशासन और समाज हर कोई सेवा भाव से जुड़ा। कभी कोई राहगीर को पानी पिलाता है तो कहीं कोई कांवड़िया दूसरे को सहारा देता है। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये समाज के शिवमय हो जाने की प्रक्रिया है। कांवड़ सिर्फ जल नहीं लाती, वो साथ लाती है श्रद्धा, समर्पण और शिव से मिलने की चाह। जब शिव बुलाते हैं तो पांव नहीं, आस्था चलती है। हर हर महादेव। तो ये था इस हफ्ते का विशेष, जहां एक और शेखावटी की हवेलियों को राज्य सरकार संरक्षित करने के लिए कदम बढ़ाती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर जहां बात की जाए खेजड़ली बलिदान की, तो एनसीईआरटी में उसको अब किताबों में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगले सप्ताह फिर लौटे हैं आपके साथ नई कहानियों, नई स्टोरीज के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझको इजाजत। नमस्कार।